नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज फिर एक गौरव की बात हमारे सामने है और आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जिनका पद्मश्री सम्मान 2022 के लिए नामांकन हुआ है। कई वर्षों से वो सामाजिक कार्यों में, मानवता की सेवा में, साथ ही साथ असमानता के भाव को समाज से दूर करने में, लोगों को न्याय दिलाने में और अपने जीवन की समस्त चिंताओं को छोड़कर जिनका एक एक पल दूसरों के, जो लोग परेशान हैं और जो असमानता के भाव को झेल रहे हैं, उनके कष्टों को दूर करने में जिनका एक एक पल समर्पित है, आज उनके चरणों में मेरा वंदन है। आदरणीय रीता दीदी, आपको नमन है, कोटि कोटि नमस्कार। और आप किसी परिचय की तो मोहताज है नहीं। आज आपने हमारे पहाड़ का नाम इतना रोशन किया है कि आप पद्मश्री के लिए नामित हुई हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, परंतु इससे भी बड़ी बातें ये हैं कि आपने उन ज़रूरतमंद लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है, उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया है, उनके दिल के दर्द को आपने अपनाया है। वर्षों से आप इस काम में लगे हैं। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से ये जाना कि दीदी बचपन से ही अपने कार्यों में अग्रणी रही हैं और उन्होंने इन कार्यों की शुरुआत बाल्यकाल से ही कर ली थी। ज़रा अपने बारे में, बचपन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को और समाज को बताइए। जी नमस्कार, मैं रीता गहतोड़ी। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री हीरा वल्लभ गहतोड़ी, माताजी का नाम मेरे श्रीमती हरिप्रिया गहतोड़ी। मेरी दो बहनें हैं, एक का नाम अंजू और करुणा। मैं सबसे बड़ी हूँ पर अपने परिवार में। मैं बचपन से अपने पिताजी के सानिध्य में ज़्यादा रही हूँ और उनकी प्रगतिशील सोच के कारण मैं समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित करने का मैंने जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और जनता का प्यार मुझे मिलता रहा। इसकी वजह से मैं समाज सेवा को अपने जीवन में, दीन दुखियों का दुख दर्द अपने जीवन में आत्मसात कर पाऊँ, ये मैंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ऐसा सोचा। हमने जाना कि आपने बहुत पहले ही आपकी कर्मभूमि, जैसा आपने हमें चर्चाओं में बताया था, कि पिथौरागढ़ रही है जी। और पिथौरागढ़ में आपके द्वारा दो ऐसे कार्य हैं कि जिनसे न्याय मिला है पीड़िता को। जी। ऐसी घटनाओं का उल्लेख। जी, पतारवाड़ा एक गांव है गंगोली हाट में। वहाँ पर महिलाएं काफ़ी परेशान थी, नशे की गिरफ्त में उनका पूरा गांव आ चुका था और वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार चलाती थी। तो एक विचार आया कि हम लोग नशा उन्मूलन पर काम करें। हमने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया वाइन शॉप के आगे, लेकिन उसी बीच में एक दुर्घटना हमारे साथ में हुई। एक महिला के साथ में गैंग रेप हो गया। उसके लिए हमने न्याय की गुहार लगाई। अंततः हमारी जीत हुई, हमें न्याय मिला और वाइन शॉप वहाँ से हट गई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें शासन प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया और जनता ने हमारा बखूबी साथ निभाया। जी दीदी, और अफगान महिला का हमने उनको न्याय दिलाने के मामले में भी आपका जो विशिष्ट योगदान है, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। जी। वो कब की बात है और इसमें आपने इस चीज़ का संज्ञान कैसे लिया और उस पीड़िता को न्याय कैसे दिलाया? अफगानी महिला साबरा नाम की एक लड़की से मेरा परिचय हुआ। वो अफ़गान में थी और इंडियन एक शख्स जो वहाँ पे गए थे, उन्होंने अपने आप को अविवाहित बताकर उस लड़की से निकाह रचाया। वो अपने लिए न्याय मांगने के लिए भारत आई और उसको हमने न्याय दिलाया और मैंने उसका तब तक साथ दिया जब तक उसको सरकार द्वारा मेंटेनेंस नहीं मिल पाया। मैं बेटी बचाओ पे बचपन से ही कार्य कर रही हूँ क्योंकि हम 3 बहनें हैं और मैं लिंग भेद
के बिल्कुल खिलाफ थी और मैंने इसका विरोध भी समाज में बराबर किया। अंततः मैंने उस महिला को न्याय दिलाकर ही दम लिया कि अगर हम विदेश जाते हैं और हमारे साथ में ऐसी वारदात होती है तो ये कितनी गलत बात है। मुझे फ़ख्र होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें न्याय दिलाया और साबरा को न्याय मिला। उनको आज 8,000 रुपया मेंटेनेंस पर मंथ मिल रहा है। जी, बहुत बड़ी मैंने बात है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए ये कार्य किया। जी जी, आपके पास बहुत सारे विकल्प थे उस जी। दौर में। आप बहुत आगे बढ़ सकते थे, अपनी पर्सनल ग्रोथ आप बहुत ज़्यादा कर सकते थे, परंतु आपने चुनाव किया समाज सेवा का। जी, ये मैंने अपने माता पिता से सीखा और मेरी बहनों ने इसमें मुझे बहुत साथ दिया। बहनों की तरफ से मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई। माताजी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि तुम पढ़ाई के साथ साथ में समाज सेवा ना करो। पिताजी का तो हर पल में मुझे सहयोग रहता था कि समाज सेवा को वो समझ चुके थे कि अब समाज सेवा ही को ही ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगी। तो मैं अपने माता पिता को सर्वप्रथम ये कहूँगी कि उन्हीं का मुझे आशीर्वाद है कि मैं समाज सेवा के कार्य को निरंतर आगे मुकाम दे रही हूँ और समानता की बात जो मैं बेटी बचाओ के लिए कर रही हूँ ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और मेरे आदर्श श्री B.D. कसनियाल जी ने मुझे बचपन से ही समाज सेवा का पाठ सिखाया और मैंने ईमानदारी का जो पाठ सीखा है वो श्री B.D. खरकवाल जी, रिटायर्ड DG, जो वर्तमान में हल्द्वानी में रहते हैं अभी, उनसे मैंने देश सेवा और ईमानदारी का पाठ सीखा। बहुत ही प्रेरणादायी बातें आपने हमें बताई। और आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं, जो लोगों की सोच है, और लोगों को ही नहीं पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक तरीके से एक मैसेज देने का काम किया। और उस समय में जबकि आपके पिताश्री का देहांत हुआ जी, उस दर्द की अवस्थाओं में आपके पास इतनी ऊर्जा कैसे हुई कि आपने उन रूढ़िवादी ताकतों का नाश किया, उन रूढ़िवादी परंपराओं का नाश किया, उनको तोड़ करके आपने एक समानता के मैसेज को अपने कार्यों द्वारा समाज तक दिया। मैंने अपने माता पिता से ही सीखा कि जब दुख का समय होता है तो उस समय हिम्मत रखनी पड़ती है। माता पिता ने कभी बेटा बेटी के बीच में अंतर नहीं किया। पिता का ही मुझे आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे ये ताकत दी कि मैं उनकी अर्थी को कंधा दूं उनके मृत्युपरांत और उनकी चिता को मुखाग्नि दूं। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सार्थक बनाने का अपने जीवन से, स्वयं अपने जीवन से शुरुआत की। इससे पहले भी मैं अपनी माता और बहनों के साथ में शमशान भूमि पर रामेश्वर घाट 2010 में अपने चचेरे भाई को मुखाग्नि दे चुकी थी। उसमें भी मुझे मेरे पिता ने ही हौसला अफजाई कर शमशान भूमि पर भेजा था। उस समय वो जीवित थे। जब आपको ये पता चला कि आपको इतने बड़े सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है, प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय की ओर आपका नाम भेजा गया है, तो आपको कैसी अनुभूति हुई? आपको कैसा लगा उस समय? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि शासन प्रशासन तो मुझे समझते हैं मेरे कार्य को, और जनता का प्यार जो मुझे है, वास्तव में मैं दीन दुखियों के लिए और समानता के लिए, बेटी बचाओ के लिए, रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, अंधविश्वास को तोड़ने के लिए सच में काम कर रही हूँ और जनता का प्यार मेरे साथ में है। और वो अनुभूति, वो मुझे लगा कि पद्मश्री ये जनता का प्यार है, पद्मश्री के लिए मेरा आवेदन जाना ये जनता का प्यार है, मुझे ऐसा अनुभूति हुई। और मुझे माता पिता का आशीर्वाद लगा कि
अपनी बेटी को बेटा बेटी में जो अंतर नहीं समझा कभी कि बेटी बेटे से किसी मायने में कम नहीं है, उस समय इस बात की भी मुझे अनुभूति हुई। जी जी जी, बहुत ही अच्छी तरह आपने ये सारे कार्य किए हैं ईमानदारी पूर्वक, और गहराई से आपके अंदर वो दर्द है, इसीलिए आपको जो है समय समय पर जो तीलू रोतेली पुरस्कार जैसे है वो आपको प्रदान किया गया, और भी कई पुरस्कार और सम्मान आपको दिए जाते हैं समय समय पर। अब उसमें एक चीज़ और है, हमने और समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमने जानकारी हमें मिली कि जवानों की शहादत के समय भी आप उन्हें कांधा देने जाते हैं, इसके बारे में? सही मायने में जो अभी बॉर्डर एरिया में काम करते हैं हमारी आर्मी, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और वो देश के काम आते हैं, उनका बलिदान इतनी बड़ी बात है, तो उनकी शहादत में मैं उनके परिवार को धैर्य और हौसला अफजाई के लिए शमशान भूमि पर जाती हूँ। वीर शहीद को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, और मैं वीर शहीद को अपना प्रेरणा स्रोत भी मानती हूँ कि वो देश के लिए इतना कुछ कर गुजर रहे हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। इस बात से मैं उनका सीखती हूँ, और मैं उनके परिवार में जाकर उनकी शहादत के लिए देश प्रेम की भावना को अपनाते हुए उनको कविताओं से भी हौसला अफजाई उनके घर में जाके करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ अगर आपको याद हैं अभी? जी, मैंने घर पे जैसे एक कविता सुनाती हूँ आपको। जी जी जी। लोग कहते हैं कि आलीशान बंगला होना चाहिए हमारा घर, हमारे घर में अच्छा कारपेट होना चाहिए, हमारा घर सुख सुविधाओं से भरा पूरा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। बनाया है मैंने अपना घर साहस का, नींव है सत्य की, दीवारें हैं न्याय की, दरवाजे हैं हौसले भरे, खिड़कियाँ मधुर व्यवहार की, बिछौना है मनुष्यत्व का, छत है महत्वाकांक्षाओं की, नहीं है ज़रूरत सुरक्षा की। जब भी आओ मेरे घर, आओ स्नेह का दीप लेकर, करूँगी स्वागत मैं तुम्हारा रोशनी बनकर। शब्द नहीं हैं इस कविता के बारे में बोलने के लिए। इसके बारे में तो ये एक कविता मुझे नहीं लगती है कि कविता है। इसमें तो पूरी मानवता का वास है, पूरी मानवता इसमें समाई हुई है। और ये एक कविता के माध्यम से आपने इन शब्दों के माध्यम से लोगों में कितनी प्रेरणाएं भर दी हैं। हमने ये भी जाना कि वाल्मीकि समाज, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए निरंतर आपके कार्य प्रगतिशील दिशा में हैं, उस बारे में कुछ? मैं वाल्मीकि समुदाय को आदरणीय हैं, वो मेरे पूजनीय हैं। मैंने वाल्मीकि समुदाय के लिए काम करने का बीड़ा जब उठाया तो मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और कुछ अवहेलनाएं झेलनी पड़ी। जब मैं उनके घर में जाती थी तो मैं अपने जब रिश्तेदार या परिचितों के घर जाती थी उसके बाद मुझ पे गंगा जल छिड़क कर ही मुझे अंदर आने दिया जाता था। तो मैं जब बहुत परेशान हुई, मैंने अपनी माता से प्रश्न किया कि वाल्मीकि समुदाय के बच्चों को मैं शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही हूँ। तो मेरी माताजी ने कहा, अरे इसमें ऐसी क्या बात है, मैं ऐसी बात तुम्हें बताऊंगी जिससे तुम्हारे कार्य को बल मिलेगा। मेरी माताजी ने मुझे बताया कि मेरी शिक्षा एक वाल्मीकि गुरु ने ही मुझे शिक्षा दी है। तुम वहाँ जाओ और मेरा नाम लेना और ये कहना कि मैं वाल्मीकि समुदाय के लिए काम कर रही हूँ। मैं उनसे मिली, कुछ संघर्ष करना पड़ा, वो मुझे मिली और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उसके बाद मैंने वाल्मीकि समुदाय पर कार्य करना आरंभ किया। बहुत हिम्मत के साथ में उनका साथ मुझे बराबर रहा। उनका नाम जीवंती लाल मैडम करके उनको जाना जाता है, चंपावत ज़िले में। जी जी, जैसा आपने बताया कि आपकी कर्मभूमि
पिथौरागढ़ रही है। जी। तो पिथौरागढ़ जिले में जो आपने कार्य प्रारंभ किए और वहाँ किस तरह आपने सक्रिय भूमिका निभाई विभिन्न सामाजिक कार्यों में? मुझे मेरे आदर्श श्री BD कसनियाल जी ने समाज सेवा का पाठ पढ़ाया। जब कभी कोई दुर्घटना होती थी, हम सभी हमारे मित्र दौड़कर जाते थे और सूचना लेकर आते थे कि जो है दुर्घटना में कोई घायल हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है। तो मेरे आदर्श BD कसनियाल सर ये सिखाते थे कि वहाँ पर ऐसे देखने के लिए नहीं जाना है अस्पताल में, वहाँ पर सेवा भाव को लेकर जाना है। आप सेवा भाव को लेकर वहाँ पर जाइए। इस बात से सीख मिलती रहती थी और मेरे साथियों का भी मुझे बहुत सहयोग मिलता था। वो भी मेरे साथ में मेरे कार्य को की सराहना करते थे और मेरी हौसला अफजाई करते थे। मैं बचपन से ही समाज सेवा के कार्य में अपने आप को उतारना चाहती थी कि मैं समाज सेवा करूं और एक अच्छा आदर्श स्थापित करूं। इसके साथ साथ आपने देश प्रेम की भावनाओं का बहुत उल्लेख किया था। आपने ये कहा था कि देश सबसे ऊपर है जी, और उससे भी ऊपर आपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के बारे में बताया हमें। जी। उनके बारे में आपके जो विचार हैं? मेरे आदर्श श्री BD कसनियाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अभी पिथौरागढ़ में, उनसे मैंने देश प्रेम की भावना को मेरे अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई और अभी हल्द्वानी में वर्तमान में श्री BD खरक्वाल जी रिटायर्ड DG, उनसे मैंने जो ईमानदारी का पाठ सीखा। उन्होंने ताउम्र अपना पूरा नौकरी कभी भी रिश्वत न लेकर, उन्होंने देश प्रेम की भावना जो उनके अंदर मैंने देखी, उनसे मैंने सीखा कि देश के लिए कैसे जीना है, कैसे कार्य करना है। उनसे वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे समाज सेवा के लिए इस और हौसला अफजाई किया। आपके बारे में तो बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं जी, पर ये पुस्तकें रखी हैं यहाँ, आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है जी, और हमें ये भी जानकारी मिलती है समय समय पर समाचार पत्रों में आपके लेख प्रकाशित होते हैं, कविताएं प्रकाशित होती हैं। आपकी कविताएं किस तरह की होती हैं और क्या आपने भविष्य में कोई योजना बना रखी है कोई कविता संग्रह प्रकाशित करने की? और रचनात्मक संसार के बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी। कविता हमें जीवन देती है और मैंने कई कविताएं लिखी हैं। माँ पर लिखी हैं, पिता पर लिखी हैं, संबंधों पर लिखी हैं, देश प्रेम पर लिखी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को से ओतप्रोत मैंने कविताएं लिखी हैं। मैं समझती हूँ कि कविताएं हमें ऊर्जा देती हैं और मेरा कई संग्रह अभी प्रकाशित होने हैं, कविता संग्रह, और मैंने उपन्यास भी लिखे हैं। अभी मेरा एक कविता संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। उसका नाम है, कविता के शीर्षक है उस किताब का माँ जीवन दो मुझे। माँ जीवन दो मुझे। जी, तो माँ पर आधारित है? माँ पर आधारित है। माँ है तो दुनिया है, माँ हमारी दुनिया है, माँ ही गुरु है, माँ ही फूलों का गुलदस्ता है, माँ ही ईश्वर है। ईश्वर से बड़ा, सबसे बड़ा रूप दुनिया का अगर है तो वो माँ है। माँ से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, माँ ही जीवन है। बहुत सुंदर। और जब ये कविता संग्रह प्रकाशित होगा तो एक प्रति हमें भी मिलेगी। दीदी, एक और चीज़ है, चाय के साथ चर्चा करते रहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है कि आपके अभियानों को भी आप कुछ नाम देते हैं। जी, तो ऐसे कोई नाम आपने हाल के अपने अभियानों को दिए हों? जी, मैंने वाल्मीकि समुदाय पर जो मैं काम करती हूँ उनके हितार्थ शासन प्रशासन से भी मांग करती आई हूँ कि उनको ग्लव्स, मास्क और साल में 4 बार फ्री मेडिकल कैंप, उनके बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप और जो है फीस मुहैया कराई जाए। मेरे वाल्मीकि
समुदाय में जो मैं काम करती हूँ उस अभियान का नाम ही है माँ सम्मान माँ समान। एक माँ तो अपने बच्चे का साफ सफाई करती है बचपन में, वाल्मीकि समुदाय तो समस्त समाज की गंदगी साफ करते हैं, वो पूजनीय हैं, और इसीलिए मैंने अपने अभियान का नाम रखा है सम्मान माँ समान। माँ समान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए जी जी जिसके वो हकदार जी, हैं। वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। और हाल ही में कोरोना काल काफ़ी त्रासदियों को साथ में लेके आया। जी आप उस समय भी काफ़ी सक्रिय रहे, जी लोगों को जहां अपने जीवन को बचाने की चिंता रही, उस समय आपको लोगों की चिंता रही। जी, मुझे यही लगता है कि मनुष्य को अपना जीवन लोगों की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। कोरोना काल में भी मैंने समाज सेवा के रूप में गर्भवती महिलाओं को देखा, और जिलाधिकारी महोदय चंपावत को कहा मैंने कि मेरा खून का अंतिम बूंद भी अगर कोरोना वॉरियर या ज़रूरतमंदों के काम आ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। कोरोना काल में मैंने जागरूकता अभियान चलाया है, जनपद चंपावत में, नैनीताल में भी मैं गई, हल्द्वानी में चलाया जी, रुद्रपुर में भी मेरा कार्य रहा कोरोना जागरूकता अभियान। हमने ये अनुभव किया है या ये पढ़ा है या ये सुना है कि जो भी सामाजिक कार्यों में धारा के विपरीत जो जाते हैं, जो ट्रेडिशन को तोड़ते हैं, कुरीतियों का उन्मूलन करते हैं, उनको बार बार उनके राह में रुकावटें आती हैं। जी, आपके राहों में कभी कोई ऐसी बाधाएं आई हों? जी, मेरे पास में बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन मैं उन बाधाओं को का सामना कर लेती हूँ। विगत वर्षों में कई बार मेरे पास में धमकी भरे पत्र आए कि जान से मार देंगे, आप अस्पताल में ना आएँ, क्योंकि मैं गरीब गर्भवती महिला या ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जाती थी, उनकी सहायता करती थी, और अभी भी मैं अस्पताल नियमित रूप से जाती हूं गर्भवती महिलाओं की सेवा के लिए। तो उस बीच में कई बार में मेरे पास में पत्र आते हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा, आप अस्पताल में ना आएँ, अस्पताल में के काम में कोई इंटरफेयर ना करें, जबकि मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहता था और नहीं रहेगा। मैं गर्भवती महिलाओं की सेवा या जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा के लिए अस्पताल में जाती हूँ। खादी, आप खादी पहनते हो जी, केवल खादी आप वस्त्र धारण करते हैं, तो खादी से आपका प्रेम कब से है? मैं गांधी जी की लघु कुटीर उद्योग की जो अवधारणा है उसको जीवंत रखने के लिए मैंने खादी वस्त्र पहना, और मैं खादी का प्रचार प्रसार भी करती हूँ और लोगों को प्रेरित करती हूँ कि वो खादी वस्त्र अपनाएं देश प्रेम की भावना को लेकर। जी, हो गया। जो बालिकाएं विशेष तौर पर या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बारे में, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री, लता मंगेशकर गायिका, संतोष यादव, बचेंद्री पाल, कल्पना चावला इस तरीके से अपने देश या दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। महिलाएं कई जगह पर अपना परचम लहरा रही हैं, नेता हों या अभिनेता हों, सिंगर हों या अध्यापिका हों, चिकित्सक हों, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाएं और वो अपना देश के लिए, देश में के कार्य के लिए एक अच्छा आदर्श स्थापित करें। और एक चीज़ और, हमने जो आपसे वार्तालाप किए थे जी, उससे निकल के आई कि आपका एक विचार उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसमें आप ये कह रहे थे कि अधिक भौतिक संपदाएं जोड़ना, अधिक ये शान शौकत में रहना या शौक पूरे करना, इसके बजाय लोग जो है
दूसरों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जी, जो अनावश्यक शौक हैं लोगों के, उनमें कमी करके लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अपने जीवन में योगदान दें। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, दीन दुखी हैं या दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं, समाज के दबे कुचले लोग हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए फ़ीस देना, वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है सरकार को अपना योगदान दें, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी इस साक्षात्कार के लिए। जी, धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में हम और मुलाकात आपसे करते रहेंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।